नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी एक्सप्लेनर। तह की बात, मैं हूं सुशील बहुगुणा। दुनिया की महाशक्ति बनने की दिशा में बढ़ रहे भारत में करीब आधे वयस्क लोग ऐसे हैं जो शारीरिक श्रम जरूरत से कम करते हैं। वजह है बदलती जीवन शैली और ऊपर से खान पान की बदलती आदतें। इसका नतीजा यह है कि भारत में करीब 10 करोड़ लोग मोटापे की बीमारी के शिकार हैं। 10 करोड़ लोग डायबिटीज के भी शिकार हैं। और यही हाल रहा तो एक रिसर्च के मुताबिक 2050 तक भारत में करीब 44 करोड़ लोग ओबेसिटी यानी मोटापे की बीमारी के शिकार हो चुके होंगे। मोटापा आता है तो अपने साथ हर तरह की बीमारी ले आता है, चाहे वो डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, दिल की बीमारी हो, यहाँ तक कि कई तरह के कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। यही वजह है कि खुद प्रधानमंत्री मोदी लोगों से मोटापे से बचने के लिए व्यायाम करने या खाद्य तेल का इस्तेमाल कम करने पर जोर देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी खुद भी फिटनेस को लेकर काफ़ी जागरूक हैं। योग और संयमित खान पान उनकी दिनचर्या का अनिवार्य हिस्सा है। फिटनेस को लेकर उनकी जागरूकता ही है कि वो फिटनेस चैलेंज लेने में भी पीछे नहीं हटते और फिटनेस चैलेंज देने में भी। देश की जनता को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का ये भी बहुत कारगर जरिया हो सकता है। लेकिन बदलती जीवन शैली के प्रभाव और मोबाइल फोन की कैद में आ चुके भारत के करोड़ों लोग अब भी मोटापे के इस संकट का एहसास नहीं कर पा रहे हैं। इससे निपटने का सबसे अच्छा तरीका तो योग, व्यायाम, सैर करना या संयमित खान पान ही है। लेकिन अगर मर्ज बढ़ ही जाए तो फिर दवा की जरूरत पड़ ही जाती है। लेकिन दवाएं एक कीमत के साथ आती हैं। लापरवाही के कारण स्वास्थ्य की कीमत चुकाने के बाद लोगों को दवाओं की भी कीमत चुकानी पड़ती है। इसी से निपटने के लिए सरकार ने एक कारगर मुहिम शुरू की है, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, जिसके तहत ब्रांडेड दवाओं के समकक्ष सस्ते दामों पर जेनरिक दवाएं मुहैया कराई जाती हैं। जेनरिक दवाएं क्या हैं, कितनी कारगर होती हैं, इस पर बात करेंगे आगे। लेकिन पहले डायबिटीज से ग्रस्त मरीजों के लिए एक जरूरी खबर। जल्द ही भारत में डायबिटीज की एक प्रभावी दवा एम्पाग्लिफ्लोजिन की कीमत 90% तक कम होने वाली है। भारत की कई दवा कंपनियां डायबिटीज की एक जेनरिक दवा बनाने की तैयारी कर चुके हैं। इसकी वजह है कि डायबिटीज की इस दवा एम्पाग्लिफ्लोजिन का पेटेंट आज यानी 10 मार्च को खत्म हो गया है। पेटेंट खत्म होने के बाद इस दवा को किसी और के द्वारा बनाने पर लगी पाबंदी की मियाद खत्म हो जाएगी। टोरेंट, एल्केम, डॉक्टर रेड्डीज और ल्यूपिन जैसी कई भारतीय दवा कंपनियां डायबिटीज की इस दवा के संस्करण जल्द ही बाजार में उतारने की योजना बना रही हैं। इससे डायबिटीज की इस दवा की 60 रुपए की एक टैबलेट की कीमत घटकर 9 से 14 रुपए के बीच रह जाने की संभावना है। इससे भारत में डायबिटीज की दवाओं के बाजार पर भी काफी असर पड़ेगा, जो आज करीब 20,000 करोड़ रुपए का है। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन के मुताबिक भारत में करीब 10 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटीज के शिकार हैं और इस बीमारी की दवा में उनका काफी पैसा लगता है। वैसे दवाओं की कीमतें घटाकर जनता को राहत देने की कोशिशें हर साल होती हैं। पिछले ही साल मई में सरकार ने डायबिटीज, दिल और लिवर की बीमारियों जैसी तकलीफों में इस्तेमाल होने वाली 41 दवाओं के दाम काफी घटा दिए थे। दवाओं की लागत पर भी काबू पाने की कोशिशें होती हैं। पिछले ही साल डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स और नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने 1 अप्रैल 2024 से 923 दवाओं की अधिकतम कीमतें तय कर दी थी, यानी उस कीमत से ज्यादा पर वो दवाएं नहीं बिक सकती। दवाओं को किफायती बनाने और आम लोगों की जेब की पहुंच में लाने की दिशा में भारत सरकार की प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना काफी लोकप्रिय है। यह योजना 2008 में रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जन औषधि योजना के नाम से शुरू की गई थी। 2016 में इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना कर दिया गया। इसके तहत लोगों को ब्रांडेड दवाओं के समकक्ष जेनरिक दवाएं सस्ती कीमतों पर मुहैया कराई जाती हैं। इस सिलसिले में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 7 मार्च को जन औषधि दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस स्कीम के तहत देश भर में जन औषधि केंद्र खोले गए हैं, जहां किफायती दामों पर क्वालिटी जेनरिक दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। 2015 तक इस स्कीम को लेकर खास उत्साह नहीं था। तब तक चुने हुए राज्यों में महज 80 जन औषधि केंद्र ही खुले थे। लेकिन 2016 के बाद से इसमें ज़बरदस्त तेज़ी आई, जो आप इस ग्राफ में देख सकते हैं। 2016-17 में 1080 जन औषधि केंद्र हुए और इसके बाद इसने इतनी तेज़ी पकड़ी कि इस साल मार्च तक 15,000 से ज़्यादा जन औषधि केंद्र देश भर में खुल गए हैं, जहां से आप सस्ती कीमत पर जेनरिक दवाएं ले सकते हैं।
और अब बात करते हैं जेनरिक दवाओं की। देश में अब कम ही लोग होंगे जिन्हें जेनरिक ड्रग्स के बारे में जानकारी नहीं होगी। भारत ही नहीं, दुनिया के अधिकतर देशों में सरकारों के दखल से जेनरिक दवाएं बिकती हैं ताकि लोगों को सस्ती दवाएं उपलब्ध हो सकें। तो जेनरिक ड्रग्स को हम ब्रांडेड दवाओं का किफायती संस्करण कह सकते हैं। जेनरिक ड्रग्स को तब बाजार में उतारा जाता है जब मूल ड्रग निर्माता के पेटेंट की अवधि खत्म हो जाए। जैसा हमने आपको ऊपर बताया कि कल डायबिटीज की एक प्रभावी ड्रग का पेटेंट खत्म हो रहा है, इसके बाद इसकी जेनरिक दवा बनाने का रास्ता खुल जाएगा। जेनरिक दवाओं की पोटेंसी यानी प्रभावशीलता, कारगर होना, उनका गुणवत्ता और उनके असर में कोई कमी नहीं आती। यानी ये बिल्कुल उसी तरह शरीर पर असर करती हैं जैसे ब्रांडेड दवाएं। इन जेनरिक दवाओं को या तो उनके सॉल्ट के नाम से या फिर किसी अन्य ब्रांड नेम से बेचा जाता है। भारत में दवाओं को बनाने का काम इतना आगे पहुंच चुका है कि आज भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है। कोविड महामारी के दौरान कोविड की वैक्सीन दुनिया के कई देशों में पहुंचाकर भारत ने इस पर बड़ी मुहर लगा दी थी। जीवन रक्षक दवाओं को किफायती लागत में तैयार करने के लिए भारत का फार्मा उद्योग दुनिया में अपनी बड़ी पहचान रखता है। दुनिया भर में जेनरिक दवाओं का भारत सबसे बड़ा सप्लायर है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के मुताबिक दुनिया की 20% जेनरिक दवाएं भारत से ही सप्लाई होती हैं। भारतीय फार्मा उद्योग 60 अलग अलग बीमारियों से जुड़े 60,000 अलग अलग जेनरिक ब्रांड्स का उत्पादन करता है। भारत दुनिया के 200 देशों को दवाओं का निर्यात करता है। अफ्रीका महाद्वीप में जेनरिक दवाओं की 50% जरूरत भारत से ही पूरी होती है। अमेरिका में जेनरिक दवाओं की 40% जरूरत भारत से पूरी होती है और ब्रिटेन में सभी तरह की दवाओं का करीब 25% भारत से सप्लाई होता है। इसके अलावा अगर वैक्सीन को भी देखें तो दुनिया की 60% वैक्सीन का उत्पादन भारत में होता है। WHO द्वारा सप्लाई की जाने वाली अलग अलग बीमारियों की वैक्सीन का अधिकांश हिस्सा भारत से ही जाता है। भारत में करीब 3,000 फार्मा कंपनियां हैं जिनकी 10,500 उत्पादन इकाइयां हैं। तो ये तो पूरे फार्मा उद्योग की तस्वीर है, लेकिन हम विशेष तौर पर बात कर रहे हैं जेनरिक दवाओं की जिनकी ज़रूरत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और अब आम लोगों के लिए वो पहले से कहीं ज़्यादा उपलब्ध हैं। भारत में जेनरिक दवाओं के यहाँ तक पहुँचने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। आज़ादी के समय भारत के दवा उद्योग पर मुख्य तौर पर विदेशी कंपनियों का प्रभुत्व था। तब भारत में दवाओं के 90% बाजार पर अमेरिकी और यूरोपियन कंपनियों का नियंत्रण था। 60 के दशक में भारत सरकार ने फार्मा सेक्टर में स्वदेशी दवा कंपनियों को बढ़ावा देना शुरू किया, लेकिन 70 के दशक तक लक्ष्य हासिल नहीं हो पाया। 70 के दशक में तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने एक कानून लागू किया जिसके तहत सरकार ने देश में मेडिकल प्रोडक्ट्स के पेटेंट यानी प्रोडक्ट पेटेंट पर रोक लगा दी। पेटेंट एक्ट 1970 से यह हुआ कि मेडिकल प्रोडक्ट्स के बजाय प्रोसेस यानी दवा बनाने की प्रक्रिया को ही पेटेंट की इजाज़त दी गई। यानी दवा पर पेटेंट हट गया, उसके निर्माण के प्रोसेस पर पेटेंट बना रहा, प्रोडक्ट पर पेटेंट हट गया। इससे भारतीय दवा उद्योग में क्रांतिकारी बदलाव आ गया। इसके बाद भारतीय दवा कंपनियों को देश में ही किसी अन्य कंपनी की ब्रांडेड दवाओं जैसी दवाओं को बनाने का अधिकार मिल गया, बशर्ते उन दवाओं को बनाने की प्रक्रिया दूसरी हो, यानी प्रक्रिया पेटेंटेड रही, वो दूसरी प्रक्रिया बनानी पड़ी उसके लिए। तो पेटेंट प्रोसेस पर बना रहा, प्रोडक्ट पर हट गया। इसके बाद भारतीय कंपनियों ने दवा का अध्ययन कर उसे तैयार करने की अपनी प्रक्रिया तैयार की, उनके निर्माण में इस्तेमाल इंग्रेडिएंट्स को पहचाना और फिर मूल प्रक्रिया में बदलाव कर उसी दवा को काफ़ी कम लागत में तैयार किया। यानी बनाने की अलग प्रक्रिया इस्तेमाल की और प्रोसेस पेटेंट का भी उल्लंघन नहीं किया। इसके बाद भारतीय फार्मा सेक्टर तेजी से बढ़ा। 70 से 80 के दशक के बीच भारतीय फार्मा सेक्टर में कंपनियों की संख्या दोगुनी हो गई। इसके साथ ही भारतीय दवा कंपनियों ने अपनी रिसर्च भी तेज कर दी। नतीजा ये हुआ कि किसी दवा के दुनिया के बाजार में आने के बाद बहुत ही कम समय में भारत में भी वैसी ही दवाएं बनने लगीं, लेकिन अलग प्रक्रिया के जरिए। इससे पहले इस काम में काफ़ी समय लगता था। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक 2006 तक भारतीय फार्मा कंपनियां देश में ड्रग्स की ज़रूरत का 95% खुद ही तैयार करने लगी, लेकिन इस पूरे काम में भी कुछ कमियां रह गई। भारतीय कंपनियों को अपने उत्पादों पर मार्जिन कम मिलता था, जिसकी वजह से उनके पास अनुसंधान और विकास यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा पैसा नहीं बच रहा था। ये 1995 में भारत द्वारा एक समझौते पर हस्ताक्षर करने से बदल गया। ये था 1995 का ट्रिप्स समझौता। 1 जनवरी 1995 से भारत दुनिया में ट्रिप्स समझौते का हिस्सा बन गया। ट्रिप्स यानी ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ट्रिप्स के तहत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सभी सदस्य देशों को
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी बौद्धिक संपदा से जुड़े न्यूनतम मानदंडों को पूरा करना था। इसके तहत भारत सरकार को अपने पेटेंट के नियमों में बदलाव करना पड़ा, लेकिन भारतीय फार्मा उद्योग इसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं था। ट्रिप्स समझौते के तहत सरकार को 2005 तक अपने दवा उद्योग को इन बदलावों के लिए तैयार करने का समय मिला। पहले यह माना गया कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट पेटेंट शुरू करने से भारत में फार्मा उद्योग पर उल्टा असर पड़ेगा, यानी फिर वापस प्रोडक्ट्स पर पेटेंट शुरू हो गया था। लेकिन हुआ उल्टा। ट्रिप्स के बाद भी भारतीय फार्मा उद्योग तेजी से बढ़ता रहा। दूसरी अच्छी बात यह हुई कि भारतीय फार्मा कंपनियों ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर निवेश और अन्य मल्टीनेशनल कंपनियों से सहयोग बढ़ा दिया। सरकार ने भी इस ओर काफी सहयोग दिया। पेटेंट एक्ट में कई बदलाव किए गए और सरकारी संस्थानों में भी इस दिशा में रिसर्च को बढ़ावा मिला। जैसे बायोटेक इंडस्ट्री में छात्रों के लिए पाठ्यक्रम में जरूरी नए बदलाव किए गए। इसके लिए एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स भी बनाई गई। दवा उद्योग के सामने चुनौतियां आती रहीं, लेकिन वो कामयाबी के साथ उनका सामना करता गया। आम लोगों के लिहाज से जेनरिक दवाएं भारतीय फार्मा उद्योग की एक बड़ी कामयाबी मानी जाएंगी। कम लागत के कारण भारत के खुदरा बाजार में आज 70 से 80% दवाएं जेनरिक दवाएं हैं। भारत में बुजुर्गों की बढ़ती आबादी के कारण जेनरिक दवाओं का बाजार और बढ़ने की संभावना है। एक अध्ययन के मुताबिक भारतीय जेनरिक दवा बाजार 2022 में 24.53 अरब डॉलर का था और करीब 6% की सालाना वृद्धि के साथ जेनरिक दवाओं का बाजार 2030 तक 35.62 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। जेनरिक ड्रग्स की इस कामयाबी के अलावा एक पहलू और भी है, वो ये कि जेनरिक ड्रग्स को लेकर शिकायतें भी आती रही हैं। जैसे 2018 में सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने कुल जेनरिक दवाओं में से 4.5% ऐसी दवाओं की पहचान की जो खराब क्वालिटी की थी, यानी सब स्टैंडर्ड थी। इसकी एक बड़ी वजह है देश में क्वालिटी टेस्टिंग सुविधाओं की कमी, ऊपर से भ्रष्टाचार। आईएमए के मुताबिक देश में बनने वाली दवाओं में से महज 0.1% ड्रग्स की ही क्वालिटी के लिए जांच होती है। दवाओं की क्वालिटी और निर्माण पर निगाह रखने वाली संस्थाओं के पास पैसों, संसाधनों और मैन पावर की कमी भी एक वजह है। इसके अलावा नकली दवा बनाने वालों पर भी पूरी तरह लगाम नहीं लग पाई है। ऐसी नकली दवाओं के सप्लायर दवा विक्रेताओं के साथ मिलकर अक्सर काम करते हैं। कई बार वो किसी बड़ी कंपनी के नाम से अपनी नकली दवा बेचते हैं, जबकि मूल कंपनी को इसका पता ही नहीं होता। लेकिन जेनरिक दवाएं फिर भी आज लोगों के लिए बड़ी राहत हैं। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ हैं मुंबई के जसलोक अस्पताल के डायरेक्टर मेडिकल रिसर्च डॉक्टर राजेश पारीक। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। आपसे मेरा पहला सवाल जो है वो ये है कि जेनरिक दवाओं को लेकर कई बार लोगों के मन में एक झिझक देखी जाती है कि कम कीमत में मिल रही है तो क्या उतनी इफेक्टिव होगी या नहीं जितनी ब्रांडेड दवाएं होती हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो झिझक है इसकी वास्तव में कोई वजह है? जी, ये एक तो इकोनॉमिक्स का सवाल है और दूसरा साइकोलॉजिकल का सवाल है। इकोनॉमिक्स में कोई टाइप के गुड्स होते हैं, कोई टाइप के मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होते हैं जिनका वैल्यू उनका प्राइस पे ही है। जैसे कुछ गाड़ियां हो या कुछ एक्सेसरीज हो, लोग उसको खरीदते हैं क्योंकि उसका वैल्यू ज्यादा है। अगर उसकी प्राइस कम हो जाती है तो लोग खरीदना बंद कर देते हैं। तो वैसे भी दवाइयों में लोगों को लगता है कि अगर दवाई महंगी हो, अगर दवाई बड़ी हो, अगर उसका कलर एक तरह का हो, तो उसका इफेक्ट ज्यादा होगा। इसको साइंस में प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं, एक तरह का साइकोलॉजिकल इफेक्ट, जिससे लोगों को लगता है कि हमने ज्यादा पैसा दिया ये दवाई के लिए तो हमारी तबीयत जल्दी अच्छी हो जाएगी। मैं खुद के प्रैक्टिस में ज्यादा करके जितना हो सके उतना जेनेरिक दवाइयां ये लिखता हूँ। और कई बार ऐसे हुआ है कि मरीज ठीक होने के बाद मुझे आके बोल चुके हैं कि जब आपने दवाई लिखी थी वो इतनी सस्ती थी कि हमको लगा कि ये दवाई का कुछ इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन अभी हम ठीक हो गए तो हम ये समझ पाए। तो ये हो सकता है कि लोगों को लगता है कि जो सस्ती चीज है उसका इफेक्ट अच्छा नहीं रहेगा और वो महंगी दवाई खरीदना चाहते हैं। डॉक्टर बारीक, दुनिया में सबसे ज़्यादा जेनरिक दवाएं भारत में बनती हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर जेनरिक दवा निर्माण के दौरान क्वालिटी को लेकर सवाल उठते हैं। कई बार ऐसी खबरें आती हैं कि इनकी क्वालिटी ख़राब है या नकली भी हैं उस बहाने।
तो क्या आपको लगता है कि हमारा जो क्वालिटी चेक है वो दुनिया के मानकों पर खरा उतरता है? देखिए, दुनिया भर में क्वालिटी का प्रॉब्लम कभी ना कभी निकलता है। ज़्यादा करके 99% से ज़्यादा टाइम हमारी क्वालिटी अच्छी रहती है और कभी-कभी गलतियाँ भी होती है और वो पकड़ी जाती है। मैं आपको एक कहानी कहना चाहता हूँ, जो मुझे डॉक्टर रेड्डी है ना, उन्होंने बताया। जब आइबुप्रोफेन ब्रूफेन करके दवाई आती है दर्द के लिए, वो दवाई ये यहाँ से जेनेरिक बनने लगी डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज की, और वो दुनिया भर जा रही थी। तो जो कंपनी ट्रेडमार्क की पेटेंट दवाई बेच रही थी ब्रूफेन नाम पे, उन्होंने इनको अप्रोच किया और कहा कि आप जितना भी मैन्युफैक्चर करोगे वो हम खरीद लेंगे, लेकिन आप मार्केट में नहीं भेजना, क्योंकि अमेरिका में सब लोग आपकी जेनेरिक दवाई इतनी सस्ती है तो ये ले रहे हैं, और जो हमारी ट्रेडमार्क की दवाई है उसका सेल्स कम हो गया है। तो इन्होंने अग्रीमेंट कर दिया। तो फिर ये लोग बोले, लेकिन हमको एक ही फिक्र है कि आपकी प्यूरिटी 99% होनी चाहिए दवाई में। तो डॉक्टर रेड्डी ने हंस के उनको कहा, अगर आपको ये चाहिए तो मेरे को दवाई में कुछ इम्प्योरिटी डालनी चाहिए, क्योंकि हमारी प्योरिटी 99.9% है। और फिर वो लोग ने चेक किया कि इतनी प्योर दवाई है तो खरीदने लगे। तो कभी कभी हमारी जेनेरिक दवाई दुनिया की दवाइयों से भी बहुत बेहतरीन होती है, लेकिन वो न्यूज में आता नहीं है। जब एक प्रॉब्लम हो गया तो अब सब न्यूज में पढ़ते हैं, और ज्यादा करके फार्मा इंडस्ट्री भी जो फॉरेन में रहती है वो इसको बहुत फैलाती है। जी, तो लोगों के लिहाज से तो ये बड़ी ही अच्छी बात है कि जेनरिक दवाएँ जो हैं उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी होती है। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत जो जेनरिक दवाएँ मिलती हैं डॉक्टर साहब, क्या गंभीर बीमारियों के लिए भी होती हैं या सिर्फ डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या अन्य आम बीमारियों या तकलीफ़ों के लिए? वहाँ तो ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जब बीमारी या गंभीर होती है तो दवाइयाँ ज़्यादा महंगा भी हो जाता है, जैसे कैंसर में। लेकिन क्या होता है कि कोई भी जेनेरिक दवाई को लाइसेंस मिलने के पहले उनको बायो इक्विवेलेंस कहते हैं, उनको दिखाना चाहिए लेबोरेटरी में कि वो दवाई की प्यूरिटी इतनी है जितनी पेटेंटेड ड्रग की है, और फिर वो मिल जाता है। अभी इंडिया ने कई साल पहले GATT साइन किया, जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। तो अभी हम जेनेरिक दवाइयाँ यही बना सकते हैं जिनका पेटेंट एक्सपायर हो गया है। कोई दवा होगी जिसका अभी पेटेंट है तो उसका जेनेरिक नहीं बनता है इंडिया में। तो जब पेटेंट एक्सपायर हो गया है और इंडियन कंपनी जेनेरिक दवा बना रही है, तो वो बीमारी गंभीर भी हो तो उसको इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजेश पारीख, डायरेक्टर मेडिकल रिसर्च, जसलोक अस्पताल। और एनडीटीवी एक्सप्लेनर में आज इतना ही। वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन आपको बता दें कि ये जो डायबिटीज़ की दवा आ रही है ये कुछ दिनों बाद बाज़ार में उपलब्ध होगी, जब भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनियां इसे बना देगी। लेकिन ये एक अच्छी खबर है डायबिटीज़ के रोगियों के लिए। नमस्कार।